हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। पिछली बार हमने जो है फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लिया था। हमने 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर नंबर 1 जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं हम। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द फर्स्ट टाइम तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। क्योंकि सब्सक्राइब इसीलिए करना है क्योंकि अब से आपके सारे वीडियोस जो है आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, जहाँ पे हम थरोली सिर्फ और सिर्फ बायो पढ़ने वाले, थरोली बायो पढ़ेंगे। आपके कुछ डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मेरे पास में कुछ कंसेप्ट हो तो मैं आपको बता सकती हूँ। ये चीज़ें चलेंगी यहाँ पे। हम जो है ये चीज़ें यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने जो है 11th स्टैंडर्ड का कोर्स स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे मेरी एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुकी है, जहाँ पे हमने लिविंग वर्ल्ड के बारे में स्टार्ट कर चुके हैं, यानी चैप्टर नंबर 1 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। वी आर गोइंग टू कंटिन्यू टुडे। कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि आपने पिछली वीडियो देखी, राइट? यू हैड सीन माय लास्ट वीडियो एंड यू ऑल नो दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। इवन लास्ट वीडियो में मैंने एक कॉन्सेप्ट पूछा भी था, जहाँ पे आपको एटीपी के बारे में मैंने बताने के लिए बोला था, तो मुझे कुछ कमेंट्स में आ गए थे जिसमें बोला गया है कि एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सो यस, यू आर करेक्ट, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होगा। तो एटीपी क्या हो जाएगा? तो एटीपी विल बी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो जिन्हें नहीं पता है, डू नोट इट इन योर बुक्स कि एटीपी क्या होगा आपका? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और ये करता क्या है? व्हाट इज द रोल ऑफ एटीपी? तो एटीपी इज एन एनर्जी सोर्स। एटीपी क्या होगा आपका? एटीपी जो है वो आता है आपका एनर्जी सोर्स, यानी एनर्जी प्रोवाइड जो है वो कहाँ से होगा? बॉडी में एनर्जी जो प्रोवाइड होता है वो किस फॉर्म में होता है? तो वो एटीपी के फॉर्म में होगा। तो एटीपी इज एन एनर्जी सोर्स। सो इफ यू डोंट नो अबाउट दिस देन नोट इट इन योर बुक, और वहाँ पे जो है मार्कर से उसको हाईलाइट भी कर दो, बिकॉज दिस इज द बेसिक थिंग और ये आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो आज पता कर लो, ठीक है? चलो, तो अब हम शुरू करेंगे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ से। जैसे आपके टेक्स्ट बुक का पहला कंसेप्ट है, दैट इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। नो, बेसिक प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? बेसिक प्रिंसिपल मतलब क्या? अब जैसे फॉर एक ऑर्गेनिज्म आई है, हमने क्या बोला कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है, ये जब सर्वाइव कर रहा है तो ये सर्वाइव कैसे करेगा? इसे सर्वाइव करने के लिए इट विल रिक्वायर मल्टीपल स्टेप्स, करेक्ट? मल्टीपल स्टेप्स मतलब क्या होता है? टू कंप्लीट एन सिंगल लाइफ, टू कंप्लीट अ सिंगल लाइफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर अ मल्टीपल सीक्वेंस ऑफ दी स्टेप्स टू परफॉर्म इन हिज और हर होल लाइफ, करेक्ट है? तो वही चीज यहाँ पे होगी। देयर आर 4 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, लाइक वी ऑल हैव सम काइंड ऑफ प्रिंसिपल। हम सबके पास में कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होता है अपनी लाइफ को जीने का। लाइक आप सब आजकल जो है बड़े इंस्टाग्राम वाले होते हैं, तो यू ऑल नो दैट माई लाइफ माई रूल्स, करेक्ट? तो यही चीज़ यहाँ पे भी होगी कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ है, तो उस ऑर्गेनिज्म को लाइफ को जीने के लिए ना कुछ प्रिंसिपल्स जो है उस ऑर्गेनिज्म को फुलफिल करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहला कौन सा होगा आपका? मेटाबॉलिज्म। ना व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? कमेंट में बता दो कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है? अब मेटाबॉलिज्म क्या होता है? देखो, जैसे एक बॉडी है, एक ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिज्म ने क्या किया है? ऑर्गेनिज्म इज फूडी। अब ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? खाना खाएगा। आजकल हम भले जंक फूड ज़्यादा खाते हैं खाने से, बट हम खाते हैं, करेक्ट है? वी ऑल रिक्वायर फूड मटेरियल्स टू ईट। तो वो जो खाना खा रहे हैं वो खाने को क्या करना पड़ेगा? बॉडी में जाके वो खाना क्या करेगा? एनर्जी देगा। और एनर्जी किस फॉर्म में दे रहा है? आपके एटीपी के फॉर्म में। तो ये जो एनर्जी प्रोवाइड करने का जो काम होता है ना, ये होता है आपके मेटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका डेफिनेशन? ब्रेक डाउन। क्या होगा? ब्रेक डाउन। मेटाबॉलिज्म इज ब्रेक डाउन। और ब्रेक डाउन क्यों किया जा रहा है? तो ब्रेक डाउन इसीलिए कर रहे हैं ताकि बॉडी को क्या होगा? बॉडी को एनर्जी मिलेगी एंड बॉडी जो है अपने सर्टन फंक्शंस को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे हम सब सर्टन फंक्शंस परफॉर्म करते हो, आप लोग अभी जैसे बैठ के मेरी वीडियो देख रहे हो, तो दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ फंक्शंस कि आप परफॉर्म कर रहे हो। वो वीडियो देखते देखते आप स्टडी कर रहे हो, आप नोट्स बना रहे हो, आप पढ़ रहे हो, चीज़ों को याद कर रहे हो, कंसेप्ट को क्लियर कर रहे हो। तो दिस ऑल इज डन बाय द हेल्प ऑफ मेटाबॉलिज्म। आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ये सारी चीजें कर रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि कोई अगर ह्यूमन बीइंग है जिसका खाना बहुत जल्दी डाइजेस्ट होता है, लाइक हम सब में ऐसे होता है कि उन्हें, वो इंसान को बार बार भूख लगती रहती है। लाइक हम सबके ग्रुप में कुछ ना कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी भी पूछोगे उन्हें हर टाइम भूख लगी ही होगी। क्यों? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रहा है। तो वो खाने को क्या करता है? इजीली फटाफट से डाइजेस्ट कर सकता है। कुछ ऐसे होते हैं जो खाना खाने के 5-6 घंटे बाद भी उन्हें भूख नहीं लगती है। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो बड़े आराम से काम कर रहा है।
जैसे आप सब स्लो लर्नर होते हैं, आप सबकी 12th अभी आ जाएगी, फिर भी आप सब बड़े आराम से पढ़ाई कर रहे हो, करेक्ट है। तो वही चीज़ वहाँ पे भी होती है कि मेटाबॉलिज्म जो है किसी का स्ट्रॉन्गर होता है, किसी का फास्टर होता है। तो किसी ऑर्गेनिजम्स के मेटाबॉलिज्म जो है वो रूटीनली काम करते हैं, स्लोली काम करते हैं। ये मेटाबॉलिज्म ना फर्दर डिवाइड हो जाता है इनटू 2 पार्ट्स। द वन इज कैटाबॉलिज्म एंड द अनदर वन इज एनाबॉलिज्म। अब नाम से ही याद रख लेना, देखो बॉलिज्म जिधर भी आ गया वो याद होना ही चाहिए कि मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने बॉलिज्म की बात की, ठीक है। अब कैटा का मतलब क्या होता है? कैटा इज कैटालाइसिस। कैटा क्या होगा? कैटालाइसिस। कैटा इज कैटालाइसिस। अगेन इसका मतलब क्या होगा? अगेन ये क्या होगा आपका? ब्रेक डाउन। अगेन क्या होगा? ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन का मतलब खाना खाया, खाने को ब्रेक करना है, ब्रेक करके वो क्या करेगा? बॉडी में ग्लूकोज की फॉर्म में जो है पूरी बॉडी में वो खाना पहुंचा देगा बाय द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो कौन से फॉर्म में पहुंचाएगा खाना? तो खाना जो है आपका ग्लूकोज की फॉर्म में जाएगा। इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लूकोज आपकी पूरी बॉडी में जो है फूड मटेरियल या न्यूट्रिएंट्स जो है वो पहुंच सकता है। न्यूट्रिएंट्स। एना क्या होगा? एना इज फॉर्मेशन। एना का मतलब क्या होगा? एना इज फॉर्मेशन। अब ब्रेकडाउन हो चुका, खाना मैंने खा लिया, मैंने खाना खाने के बाद में आई डिलीवर द लेक्चर्स, आई टुक अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 लेक्चर्स बैक टू बैक। आई टेकन द लेक्चर्स। अब बैक टू बैक मेरे लेक्चर्स होने के बाद में ऑब्वियसली लेक्चर ले रही हूँ, मतलब मैं बोल रही हूँ तो क्या हो रहा है? वो खाना जो है वो मैंने खाया है। अब बॉडी क्या कर रही है? उसको ब्रेक कर रही है, ब्रेक करके मुझे ग्लूकोज दे रही है, एनर्जी दे रही है ताकि आई कैन स्पीक, करेक्ट। एक सर्टेन टाइम ऐसा आ जाएगा कि व्हेन माय बॉडी विल से नाउ यू कांट स्पीक, now you are exhausted, you are tired, your body required foods। तो ये जो बॉडी रिक्वायर्ड होती है फूड्स, यानी ये बॉडी को अब फॉर्मेशन करना है। किसका फॉर्मेशन करना है? तो बॉडी को अब फॉर्मेशन करना होगा ग्लूकोज का। अब बॉडी को क्या करना होगा? फॉर्मेशन करना होगा ग्लूकोज का। तो बॉडी को अब क्या चाहिए? अब बॉडी को अगेन खाना चाहिए, जिससे अब बॉडी फिर से क्या करेगी? ग्लूकोज फॉर्म करेगी, करेक्ट है। इसके बाद में थर्ड पॉइंट आ जाता है, सेकंड पॉइंट आ जाएगा हमारा। सेकंड बेसिक प्रिंसिपल क्या होगा? तो सेकंड बेसिक प्रिंसिपल होता है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वी ऑल नो दैट लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बोथ कैन ग्रो, करेक्ट है। हमने देखा होगा कि नॉन लिविंग भी ग्रो करते हैं, लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग बोथ कैन ग्रो। ग्रोथ की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ कैन ग्रो। ना व्हाट डू यू मीन बाय बोथ कैन ग्रो? क्या हो सकता है इसका मतलब? जैसे आप सबने देखा होगा आपके, फॉर एग्जाम्पल चलो ब्लैक बोर्ड की बात कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड की बात करेंगे, ब्लैक बोर्ड इज नॉन लिविंग, करेक्ट। अब मेरे ब्लैक बोर्ड की साइज इतनी है, आपने और भी ब्लैक बोर्ड्स देखे होंगे जिनकी साइज ज्यादा होगी या इससे कम होती है, तो ये भी तो एक टाइप का ग्रोथ ही है ना। दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ ग्रोथ। आप सबने बेसिकली अगर देखा होगा तो आप सब रास्ते पे जब जाते रहते हो तो आपने देखा होगा कि वो सैंड ड्यून्स पड़े रहते हैं, राइट। वो छोटे छोटे क्या बोल सकते हैं हम उनको, छोटे छोटे सैंड के पहाड़्स बने होते हैं, पता है, वो छोटे छोटे बने होते हैं। तो कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो उनमें और भी सैंड जो है वो ऐड ऑन होती जाती है और वो बड़े बड़े होते जाते हैं। बट दैट ग्रोथ इज एक्सटर्नल। ऑब्वियसली नॉन लिविंग कैन ग्रो, बट नॉन लिविंग का ग्रोथ कैसा होगा? एक्सटर्नल होगा। ये फिक्स्ड नहीं होता है कि इनका ग्रोथ होगा ही होगा। मैं चाहूँ तो बड़ा बोर्ड बना सकती, कंपल्शन नहीं है ना कि बड़ा बोर्ड बने ही बने, नहीं। वो जो बना रहे हैं, जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उन्हें अगर आइडिया आया तो उन्होंने बड़ा बना दिया। जो सैंड है उस एरिया में अगर और सैंड प्रेजेंट है तो सैंड ड्यून्स बढ़ती है, करेक्ट। बट लिविंग थिंग्स की ग्रोथ कैसी होती है? नाउ आवर ग्रोथ विल बी इंटरनल। वो इंटरनल होती है। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना कि मम्मी पापा आपको खींच रहे हैं और आप बड़े हो रहे हो। Is it happening like that? No, it is not happening like that. आपकी एक सर्टन एज पे क्या होती है? आपकी हाइट बढ़ती है, आपका वेट बढ़ता है। दैट इज कॉल्ड एज अ ग्रोथ। उसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ। ग्रोथ क्या होने वाला है? बॉडी इज ग्रोइंग इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली विल बी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक्सटर्नली विल बी ऑफ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ओके। उसके बाद में क्या आएगा? डेवलपमेंट। नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवलपमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय डेवलपमेंट? बताओ कमेंट सेक्शन में जल्दी बता दो व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? अब जैसे आप सब ग्रो कर रहे हो, राइट। हम न्यूबॉर्न थे, एक न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म है। न्यूबॉर्न ऑर्गेनिज्म थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, फिर और बड़ा होगा, और उससे आप जो है आज आपकी ये एज है, आप उस एज तक आ गए हो, करेक्ट है। अब वहां से लेके आज जब तक इस एज में आए हो, आप में डेवलपमेंट्स भी तो हुई होंगी ना।
इंटरनल हुई होंगी, एक्सटर्नल हुएंगे, हमारे हाथ बढ़ेंगे, लेग्स की साइज बढ़ेगी, इवन हमारे फेशियल्स बढ़ते हैं, फेशियल अपीयरेंसेस बढ़ता है। तो ये सब क्या है, दिस इज डेवलपमेंट, हम डेवलप हो रहे हैं। आपने बहुत टाइम ऐसा होता है कि आप आपके बचपन का फोटो देखते हो और आप अभी का फोटो देखते हो, तो आपको चेंजेस तो दिखते ही है ना। क्यों चेंजेस हो रहे हैं? क्योंकि आप डेवलप्ड हो रहे हो। इवन इंटरनली भी डेवलप होते हैं, जैसे हम सबका डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप हो रहा है, मतलब मॉडिफाइड हो रहा है। बचपन में हमारी कैपेसिटी खाने की और आज हमारी कैपेसिटी खाने की अलग होती है। इवन हमारा ब्रेन भी डेवलप्ड हो रहा है, तो दैट इज डेवलपमेंट। सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या होता है? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज इंटरनल या एक्सटर्नल। इंटरनल मीन्स व्हाट? इंटरनल प्रोसेस की बात कर रहे हो, इंटरनल प्रोसेस की बात कर रहे हो। इंटरनल प्रोसेस का मतलब क्या? कोई मुझे खींच के लंबा नहीं कर सकता है, कोई मुझे खींच के मोटा नहीं कर सकता है। मेरी बॉडी जब खुद ही अपने सेल्स उनके काम करेंगे तो मैं मोटी या पतली या लंबी या छोटी बन सकती हूँ, करेक्ट है। लेकिन अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स की बात करूँ तो उन्हें हम एक्सटर्नली बड़ा करते हैं, उनके ऊपर हम कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड करते जाते हैं जिससे वो बड़े हो सकते हैं, करेक्ट। अगर हम डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डेवलपमेंट क्या होता है? आवर बॉडी ऑर्गेन्स गेट डेवलप, our body organs get developed, like digestive system, हमारा brain developed हो जाता है, हमारी speaking ability बढ़ जाती है, हमारी learning capacity बढ़ सकती है, हमारी सोचने की शक्ति बढ़ सकती है। तो that is called as a development, उसे हम क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट। नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो होता है एजिंग। नाउ एजिंग की अगर हम बात करेंगे तो एजिंग क्या होता है? व्हाट इज एजिंग? अब सबने सुना होगा कि एंटी एजिंग क्रीम्स आती हैं मार्केट में, एंटी एजिंग फेस वॉशेस आते हैं, एंटी एजिंग और भी बहुत सारी चीजें आती है। तो वो होता क्या? व्हाट इज एंटी एजिंग? कमेंट में बता दोगे व्हाट इज एंटी एजिंग? चलो जल्दी जल्दी बता दो, फिर पता तो चले आप सुन रहे हो कि सो रहे हो। ओके तो सोना नहीं है, यू हैव टू अटेंड द लेक्चर। और अटेंड क्यों करना है? क्योंकि ये सारी चीजें समझनी है हमें। बेसिक क्लियर करेंगे कि नहीं? तो बेसिक क्लियर करना है। ओके तो एजिंग क्या होती है? अब जैसे आपकी और मेरी एज में डिफरेंस है, करेक्ट है। आपकी एज कुछ और होगी, मेरी एज कुछ और होगी, इवन आपके सिबलिंग्स होते हैं, आपके पेरेंट्स होते हैं, सबकी एज अलग अलग होती है। तो एजिंग इज एज होना। लेकिन एज कैसे होगा ना? एजिंग होती कैसे है? एजिंग जो है ये हमारी बॉडी में इंटरनली होती है। कैसे होती है? इंटरनली। इंटरनली की अगर मैं बात करूँ तो कैसे ना? वी ऑल नो, हम सबको पता है कि जो सेल होगा, सेल्स कम टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गेन, सेल्स कम्स टुगेदर टू फॉर्म टिश्यू। फिर टिश्यू क्या होंगे? टिश्यू एक साथ आके क्या बनाएंगे? ऑर्गेन। ऑर्गेन एक साथ आके क्या बनाएंगे? ऑर्गेन सिस्टम, करेक्ट है। तो एक ऑर्गेनिज्म में ये प्रोसेस चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो सबसे पहले सेल्स होंगे, सेल्स जो है वो एक साथ आके टिश्यू बना देंगे, टिश्यू से ऑर्गेन, ऑर्गेन से ऑर्गेन सिस्टम। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, ये प्रोसेस से एजिंग होती है आपकी। मतलब क्या हो रहा है? सेल्स आर वर्किंग, करेक्टली। अब मेरी बॉडी में सेल्स काम कर रहे हैं, हम सबकी बॉडी में कर रहे होंगे, करेक्ट। अब सेल्स काम कर रहे हैं मतलब मेरा क्या हो रहा है? सेल्स बन रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, सेल्स आर डिवाइडिंग, और सेल्स डिवाइड होने के बाद में सेल्स आर डाइंग, करेक्ट है। ये प्रोसेस चलता रहेगा। एक सेल है, एक सेल बढ़ रहा है, बनने के बाद में वो डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करके अपनी नेक्स्ट प्रोजीनी बना रहा है, फिर क्या करेगा? वो सेल रप्चर हो जाएगा, मर जाएगा, करेक्ट है। ये चीजें चलती रहेंगी। तो एक सर्टेन टाइम ऐसा आएगा जब मेरी बॉडी के वो ऑर्गेन के सेल्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे। तब क्या होगा? मेरे सेल्स जो होंगे ना, उन्होंने क्या बोल देना कि अब हमें काम नहीं करना। अब अगर हम रप्चर हो रहे हैं तो न्यू सेल्स फॉर्म नहीं होंगे। दैट इज प्रोसेस ऑफ एजिंग। वो प्रोसेस होता है, मतलब वो ऑर्गेन जो है ना वो अब एज हो चुका है, उसकी एज हो चुकी है, मतलब अब वो ऑर्गन काम करना बंद कर देगा। तो धीरे 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 ऐसे ही हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन जब काम करना स्टॉप कर देते हैं, वो टाइम पे हमारी डेथ हो जाती है। वो टाइम पे हमारी बॉडी की एज जो है वो हो जाती है और हमारी बॉडी का फंक्शनिंग रुक जाता है। दैट इज कॉल्ड एज एजिंग। उसे हम क्या बोलेंगे? एजिंग। अब ग्रोथ जो होती है ना, ग्रोथ की हमने बात की कि ग्रोथ इज ग्रोइंग, करेक्ट है। तो ग्रोथ जो है ना ये कैसी होती है? ये डेफिनाइट पीरियड तक होगी। कैसी होगी? डेफिनाइट पीरियड तक। ग्रोथ इज डेफिनाइट, मतलब क्या? इसके पास में अनलिमिटेड टाइम स्पेन नहीं होगा, अनलिमिटेड टाइम स्पैन नहीं होगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अनलिमिटेड टाइम स्पेन? इसका क्या मतलब हो सकता है? अनलिमिटेड टाइम स्पेन का मतलब क्या हो गया? अब मेरी बॉडी है, जैसे मेरी हाइट बढ़ रही है, ठीक है, हाइट बढ़ेगी। अब लेट्स कंसिडर कि 18-19 ईयर्स तक की मेरी हाइट इंक्रीज हो रही है। आफ्टर 19 ईयर्स मेरी हाइट स्टॉप हो चुकी है। आफ्टर 19 ईयर्स मेरी हाइट जो थी वो अभी भी है और वो आगे भी रहेगी, मतलब अब मेरी हाइट नहीं बढ़ेगी। सो दिस इज अनलिमिटेड।
ये जो है ये लिमिटेड टाइम स्पैन के लिए होता है, सॉरी इट्स नॉट अनलिमिटेड, इट इज लिमिटेड टाइम स्पैन, मतलब एक सर्टेन टाइम तक ही हमारी एज बढ़ती है। इसीलिए हम बोलते हैं ना कि हाइट कब तक ग्रो होगी, टीन एज तक, टीन तक हाइट ग्रो होती है, आफ्टर टीन हाइट विल नॉट ग्रो। तो 20 तक 19 तक जो है हमारी हाइट का होता है चांसेस कि आपकी हाइट ग्रो हो सकती है, बट जैसे ही आप 20 क्रॉस कर दोगे आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। तो दैट इज कॉल्ड एज ग्रोथ। एंड द ग्रोथ कैसा होगा, लिमिटेड टाइम स्पेन का होता है, एक टाइम तक ही हम बढ़ते हैं, एक टाइम के बाद में हम बढ़ना बंद कर देते हैं। द लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन। और जैसे कि आपके टेक्स्ट बुक में क्या बोला गया है कि रिप्रोडक्शन इज नॉट एन कंपल्शन प्रोसेस, ये कंपल्शन प्रोसेस नहीं होता है, हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है इसीलिए हम कर रहे हैं। Correct? We are performing reproduction for what? For continuing our next progeny. Reproduction का मतलब ही यही होता है ना. What is reproduction? Reproduction is producing the young ones to continue the next generation. उसे हम बोलेंगे reproduction. तो reproduction is not an continuous process. मतलब ये it's not an compulsory process. ये compulsion नहीं होता है. हाँ, अगर organism को reproduction perform करना है तो organism कर सकता है. Otherwise organism नहीं भी कर सकता है. तो it is not an compulsion process कि reproduction नहीं किया तो you will die. No, this is not the thing. Reproduction is only to produce the new young ones, to produce the next generation. इसीलिए हम reproduction perform करते हैं. तो हमने कितने principle देखे? We had seen the 4 principle. The first one is metabolism. Metabolism is breakdown. Metabolism is further divided into catabolism and anabolism. The second one is growth and development. Growth and development. Grow होना किसी भी चीज को और वही organ को develop होना. That is growth and organ. Growth and development जो होगा ये आपका कैसा होता है? Limited time span का होता है. It is for the definite period of a time. It will not go beyond its limit. तो ये जो है उस लिमिट तक ही होगा. देन आता है आपका एजिंग, मतलब एक न्यूबॉर्न है, वो न्यूबॉर्न जब ग्रो कर रहा है तो उसकी एज भी बढ़ती जा रही. एक सर्टन टाइम ऐसा आ जाएगा जब उसकी एज जो है वो रुक जाएगी, वो नहीं बढ़ेगी. दैट इज एजिंग. लास्ट वन इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इज नॉट अ कंपल्शन प्रोसेस. Yes, we reproduce to produce our next generation. Now there are 2 examples in this reproduction also in your textbook. The first one is worker bees, and the next example which it is given here, it is given is the first one is worker bee and the second one will be mule. Yes, the second one will be mule. Mule क्या होता है? Mule is there will be meeting of donkey and horse, correct? Horse and donkey से produce हुआ था mule. तो mule and worker bee are sterile. So reproduction can be asexual, can be sexual. both type के reproduction perform हो सकते हैं. and इससे जो organism हो सकते हैं वो fertile भी हो सकते हैं, sterile भी हो सकते हैं. sterile का मतलब क्या होगा? organism अपनी next generation नहीं दे सकते. वो वाले organism जो लाइफ में कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते, जो लाइफ में कभी भी नेक्स्ट जनरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते, उन्हें हम बोलते हैं कि वो कैसे ऑर्गेनिज्म होंगे? स्टेराइल होंगे. फर्टाइल क्या होते हैं? जो नेक्स्ट जनरेशन दे सकते हैं, उन्हें हम क्या बोल देंगे? फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बोल देंगे. सो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी. हमने 4 बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ लिए. लेट मी कंसिडर कि आपको ये सब समझ में आ गया होगा. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट, कमेंट सेक्शन में बताओ कि मैम हमें ये पार्ट में ये चीज नहीं समझी है. मेटाबॉलिज्म देखा हमने, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखा, एजिंग देखा, रिप्रोडक्शन देखा, 4 चीजें हमने पढ़ी. इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे बता सकते हो. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? तो हमने क्या देखा? बेसिक प्रिंसिपल्स. वी हैड कवर्ड इट, राइट? बेसिक प्रिंसिपल्स आपको समझ में आ गया. अब नाउ वी ऑल नो दैट दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर वेरियस इन आवर लाइफ, राइट? वेरियस होते हैं हमारे अर्थ पे जो है. वेरियस फॉर्म्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड. दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इममेमोरियल. दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर इममेमोरियल एंड टू कंप्लीट द लाइफ साइकिल ना इनके बीच में इंटरेक्शंस होते रहते हैं. इंटरेक्शन कैसे होते हैं? जैसे देखो, लिविंग का इंटरेक्शन हो गया, या फिर लिविंग नॉन लिविंग इंटरैक्ट करते हैं, या हम बोल सकेंगे कि नॉन लिविंग का इंटरैक्शन हो गया. तो ये जो इंटरैक्शंस होते हैं ना, ये इंटरैक्शंस क्यों किए जाते हैं? तो इंटरैक्शन इज डन टू शोज द बायोडाइवर्सिटी. इंटरैक्शन क्यों किया जाता है? ताकि बायोडाइवर्सिटी परफॉर्म हो सके. ये जो बायोडाइवर्सिटी परफॉर्म होगी, इसे हम जो बोलते हैं, ये जो इंटरैक्शन होता है, ये इंटरैक्शन की जो स्टडी होगी ना, इसे कहा जाता है सिस्टमैटिक. तो सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक जहाँ पर हम स्टडी करते हैं. वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टेक्निक्स एंड एड्स टू कंटिन्यू द लाइफ
तो ये होती है आपकी सिस्टमैटिक। बट सिस्टमैटिक भी ना, सिस्टमैटिक ऐसे ही नहीं होती है, लाइक सिस्टमैटिक हमने ऐसे नहीं पढ़ सकते। सिस्टमैटिक इज द वास्ट, सिस्टमैटिक बहुत बड़ा होता है, वास्ट होता है। तो जो सिस्टमैटिक होती है ना, उसे स्टडी करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, उसे स्टडी करने के लिए हम कुछ एड्स यूज करते हैं। वो एड्स कौन से हो सकते हैं, तो कुछ एड्स जो हम यूज करेंगे वो कौन से एड्स हो सकते हैं, तो वो होते हैं आपके टेक्सोनॉमिकल एड्स। कौन से एड्स होंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या होता है, तो टेक्सोनॉमिकल एड्स जो है ये स्टडी ऑफ सिस्टमैटिक होते हैं। क्या होते हैं, सिस्टमैटिक को स्टडी करने के लिए हम जो एड्स यूज करेंगे ना, वो होते हैं आपके टेक्सोनॉमिकल एड। तो हमारे पास में कितने टाइप के एड्स हैं, तो हमारे पास में ना टोटल, फर्स्ट वाला होगा आपके पास में हर्बेरियम। फर्स्ट एड जो होता है हमारे पास में वो होगा आपका हर्बेरियम। सेकेंड एड्स की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड एड्स कौन सा हो जाएगा आपके पास में, बॉटनिकल गार्डन्स। थर्ड एड्स होते हैं जूलॉजिकल पार्क। देन कम्स म्यूजियम। चार टाइप के एड्स होंगे हमारे पास में। और फिफ्थ वन हो जाएगा हमारे पास में बायोडाइवर्सिटी। फिफ्थ वन क्या हो जाएगा, बायोडाइवर्सिटी। एंड जो लास्ट कंसेप्ट होगा ये चैप्टर का वो होगा आपका की। लास्ट कंसेप्ट क्या होगा, की। तो एक एक कंसेप्ट के बारे में देखेंगे। सबसे पहला कौन सा, बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहला टेक्सोनॉमिकल एड्स कौन सा होगा आपका, हर्बेरियम। द फर्स्ट वन इज हर्बेरियम। नाउ हर्बेरियम क्या होता है ना, हर्बेरियम क्या होगा, जैसे आप सबको एक जगह पे घूमने जा रहे हो, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल अभी रेनी सीजन चल रहा है, तो आप अच्छी सी जो है हॉटस्पॉट से आके घूमोगे, लाइक आप माथेरान जा रहे हो या महाबलेश्वर जा रहे हो या कोई और जगह जा रहे हो जहाँ पे हिली एरिया, यू आर गोइंग टू हिली एरियाज, ओके। हिली एरिया में आप जा रहे हो, वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स देख रहे हो, लाइक यू आर सीइंग द इमेंस वेराइटीज ऑफ द प्लांट। ये जो इमेंस वेराइटीज ऑफ प्लांट देख रहे हो ना, तो उनमें से ऐसा एक फ्लावर प्लांट जैसे होगा ना, आपको बहुत पसंद आ गया, ठीक है। एक प्लांट आपको बहुत पसंद आ गया, यू आर विशिंग टू नो द डिटेल्स अबाउट इट। आपको वो प्लांट्स की डिटेल्स पता करनी है, तो आप क्या करोगे, अब आपको तो नहीं पता है कुछ भी चीज़ें कि वो प्लांट का नेम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लांट, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द प्लांट एंड व्हाट इज द स्किल्स ऑफ द प्लांट। मतलब वो प्लांट किसके लिए फेमस है, ये चीज़ ये सब आपको नहीं पता है। तो आप क्या कर रहे हो, आपने वो प्लांट उठाया एंड यू आर गोइंग टू टेक दैट प्लांट टू योर टीचर्स और टू समवन हु नोज अबाउट इट, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस कि आपने फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग की, राइट। आपने प्लांट आज उठाया लेकिन आप परसों पहुंच रहे हो। जब आप परसों पहुंचोगे और परसों आप उस पर्सन को दिखाओगे, तब तक वो प्लांट वैसा नहीं रहेगा, करेक्ट है। वो प्लांट वैसा नहीं है, तो पर्सन को कैसे पता चलेगा कि कौन सा प्लांट है, क्या डिटेलिंग हो सकती है। तो आप थोड़ी सी सैड हो जाते हो उस पार्ट पे कि यार आई वॉन्ट टू नो द डिटेल्स अबाउट इट, बट मुझे नहीं पता चली अब, क्योंकि प्लांट अब बचा नहीं है वैसा देखने लायक, तो आप थोड़े से सैड हो जाते हो। तो ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, हर्बेरियम। इस प्रोसेस को इंडिया में क्या किया जाता है, तो हर्बेरिया वाज गिवन बाय द पिटॉन डी ट्यूनिफोर्ट। पिटॉन डी ट्यूनिफोर्ट ने जो है हर्बेरिया उनकी बुक में दिया था। उनकी बुक का नेम क्या था, तो नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है, क्योंकि बच्चे जो है इसमें कंफ्यूजन कर देते हो आप एग्जाम्स के टाइम पे। हर्बेरिया जो है उन्होंने कौन सी बुक में दिया था, तो उन्होंने बुक बनाई थी एलिमेंट्स। कौन सी बुक, एलिमेंट्स। नाउ एलिमेंट नहीं है, इट इज नॉट एलिमेंट, इट इज एलिमेंट्स। तो उन्होंने जो बुक बनाई थी एलिमेंट्स, उसमें उन्होंने हर्बेरिया के बारे में बताया था, उन्होंने चीज़ों हर्बेरिया कैसे परफॉर्म किया जाता है वो बताया था। बट ये जो आर्ट है ना हर्बेरिया का, जो आर्ट हम यहाँ पे परफॉर्म करते हैं हर्बेरिया के लिए, दिस आर्ट वॉज गिवन बाय दी ल्यूसा गिनी। किसने दिया था, तो दिस आर्ट वॉज गिवन बाय ल्यूसा गिनी। ये जो आर्ट था ये दिया था ल्यूसा गिनी ने, और पिटॉन डी ट्यूनिफोर्ट ने जो है उनकी बुक एलिमेंट में हर्बेरियम के बारे में बताया था। अब ये प्रोसेस क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसेस। ना आपसे मैं बोल रही हूँ आपको कि हर्बेरियम जो है ये प्लांट का होता है, हर्बेरियम जो है प्लांट का बनता है, बट व्हाट इज द प्रोसेस। तो प्रोसेस क्या होगा, हर्बेरियम क्या होता है, एक प्लांट होता है, ठीक है। मुझे वो प्लांट बहुत पसंद आया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे वो प्लांट बहुत पसंद आया और मुझे उस प्लांट को ट्रैवल करवाना है, मुझे उस प्लांट को दूसरी जगह पे लेके जाना है, एंड आई नो कि कुछ दिनों बाद वो प्लांट खराब भी हो सकता है, तो मुझे उसको खराब होने भी नहीं देना, लाइक आई वांट कि वो प्लांट मेरे पास हमेशा है। तो क्या किया जाता है ना, एक प्लांट का स्पेसिमेन जैसे मुझे पसंद आया, एक पेपर लिया जाएगा। एक पेपर होता है जैसे वो पेपर आपके बुक्स के पेपर नहीं होते, दैट इज अलग शीट होती है ना, वो शीट को लेके हम शीट के ऊपर ना प्लांट को स्टिक कर देते हैं, करेक्ट है।
शीट के ऊपर हम प्लांट को जो है स्टिक करेंगे और शीट की जो राइट हैंड साइड होती है वहाँ पे हम डिटेल्स मेंशन करते हैं। क्या करेंगे? डिटेल्स मेंशन। नाउ डिटेल्स मतलब क्या? अब जैसे मैंने आपको बोला मुझे वो प्लांट पसंद है, इन केस कल को आप वो जगह पे जाओगे आपको भी वो प्लांट पसंद है, तो डिटेल्स इसीलिए लिखी जाती है कि कब आप वहाँ जा रहे हो और आपको वो प्लांट पसंद आ रहा है तो आप उसके बारे में सर्च करो तो आपको मिल जाए। तो क्या किया जाता है? डिटेल में प्लांट का नेम लिखा जाता है, साइंटिफिक एज वेल एज नॉर्मल नेम। उसके बाद में किसने फाइंड आउट किया, जैसे मैंने फाइंड आउट किया तो मेरा नाम लिख दिया जाएगा, कौन सी डेट पे फाइंड आउट किया वो लिखा जाएगा, कौन सी प्लेस पे फाइंड आउट किया वो लिखा जाएगा और प्लांट के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स लिख दिए जाते हैं। तो ये सारी जो डिटेलिंग होती है ना राइट हैंड कॉर्नर में लिख दी जाती है, तो वो होता है आपका हर्बेरियम। उस तरीके से हम हर्बेरियम परफॉर्म करते हैं। अब ये आपको कैसे दिखता है, इसका जो पिक्चर है मैंने PDF में लगा दिया, वो PDF जो है आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करोगे आप? टेलीग्राम आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे उसके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इवन मेरी अभी वाली वीडियो में भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी। आपको लिंक को क्लिक करना है, आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओगे। जैसे ही आप ग्रुप ज्वाइन कर लोगे आपको वहाँ पे मेरा ये चैप्टर खत्म होते ही क्या होगा? PDF प्रोवाइड करना होगी। तो उस PDF में मैंने आपको कंप्लीट डिटेलिंग दी हुई है, इवन विद पिक्चर्स, फोटोग्राफ, सब कुछ मेंशन है, तो आप उसको इजीली रेफर कर सकते हो फॉर योर एग्जाम टू गेट द गुड मार्क्स। चलो, तो सेकंड क्या हो जाएगा? बॉटनिकल गार्डन। वी ऑल नो बॉटनिकल गार्डन, हम सबको पता है, इवन हमने बहुत सारे ऐसे बॉटनिकल गार्डन विजिट भी किए होते हैं। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं कि एक वो प्लेस होगी जहाँ पे सिर्फ प्लांट्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप छोटी छोटी नर्सरीज वगैरह विजिट करते हो तो ये तो नर्सरी होती है, बट बॉटनिकल गार्डन एक बड़ा एरिया होता है। उस बड़े एरिया में वेराइटीज ऑफ प्लांट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स लाई जाती हैं, उसे हम बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। बॉटनिकल गार्डन जो है आपको एग्जाम्पल्स में दिए गए हैं कि बॉटनिकल गार्डन सबसे बड़ा वाला बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे, तो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि विच वाज द फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन जो बना है और कौन से ईयर में बना है एंड व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दैट बॉटनिकल गार्डन। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन कहाँ पे बना है और स्पेशलिटी क्या है। थोड़ी सी हिंट दे दूंगी कि फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन किसने बनाया था? लुइसा गिनी ने बनाया था। अब कहाँ पे बना है, क्या स्पेशलिटी है, ये आप मुझे बताओगे। ओके, फिर आ जाएगा हमारा थर्ड वन विच इज जूलॉजिकल पार्क। नाउ जूलॉजिकल पार्क मतलब क्या? वो जगह जहाँ पे सारे एनिमल्स हैं। जैसे हमने बोला बॉटनिकल पार्क क्या होता है, बॉटनिकल गार्डन क्या होंगे? वो जगह जहाँ पे प्लांट्स मिलेंगे। जूलॉजिकल पार्क क्या होता है? एक वो जगह है जहाँ पे क्या होंगे? आपको वेराइटीज ऑफ एनिमल्स देखने को मिलेंगे, उसे हम क्या बोल देते हैं? जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, देन आ जाता है आपके म्यूजियम। म्यूजियम क्या होता है? वो जगह जहाँ पे सारे एंटिक मिलते हैं, करेक्ट है, उसे ही हम म्यूजियम बोलेंगे ना। म्यूजियम क्या होता है? एक वो प्लेस जहाँ पे हमें दुनिया की सारी एंटिक चीजें मिल जाएंगी, करेक्ट है। तो यानी द प्लेस वेयर वी कैन फाइंड द यूनिक आइटम्स। यूनिक मतलब क्या? जो आइटम्स हम देखते हैं वो आइटम्स हमें पसंद आ जाती है और हम क्या करते हैं? उसको म्यूजियम में स्टोर करके रखते हैं। ये जो म्यूजियम होता है ना, ये जो कंसेप्ट है, इसमें नॉट ओनली यूनिक आइटम बट एनिमल्स को भी स्टोर किया जाता है। बट एनिमल्स को कैसे स्टोर करेंगे? तो एनिमल को स्टोर करने के लिए जैसे शेल्स वगैरह रखे जाते हैं, तो शेल्स वगैरह एक शेल्फ बना के वहां पे रख दिया जाता है। फिर छोटे छोटे एनिमल्स को हम क्या करते हैं? तो छोटे छोटे एनिमल्स को हम फॉर्मेलिन में रखते हैं। छोटे छोटे एनिमल्स को हम फॉर्मेलिन या फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशंस में रखे जाते हैं। मतलब एक जार होती है, जो जार के अंदर हम फॉर्मेलिन रखते हैं और ये एनिमल्स को हम उसमें प्लेस कर देते हैं। अब ये फॉर्मेलिन क्यों यूज किया जाता है? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस फॉर्मेलिन? तो ये फॉर्मेलिन ना एक ऐसा बट वी कैन से इट इज इन टाइप ऑफ एसिड। मतलब ये क्या कर रहा है? उस ऑर्गेनिज्म को डेड और डीके नहीं होने देगा। डेड तो वो है बट डीके नहीं होने देता है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने एक फिश को फॉर्मेलिन में रखा हुआ है, राइट, फिश को मैंने एक जार रखा है, जार के अंदर फॉर्मेलिन है, उस फॉर्मेलिन के अंदर मैंने फिश को स्टोर किया। अब ये फिश ना बहुत सालों तक चलेगी, लाइक 10 years, 20 years, 30 years, 40 years ऐसे चलती रहती है। ये सब आप देख कहाँ पाओगे? ये जो एनिमल्स की मैं बात कर रही हूँ, तो ये आप आपकी कॉलेज के लैब्स में देख पाओगे। कॉलेज के लैब में आप देखोगे तो जार्स रखे होते हैं और उस जार्स के अंदर ना फिशेस रखी होती हैं, इवन कुछ वॉर्म्स रखे होते हैं और ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो छोटी छोटी होती है, उन्हें हम जैसे फॉर्मेलिन में स्टोर करते हैं। बट अगर मैं बात कर रही हूँ बड़े एनिमल की, जैसे बर्ड्स हो गए, तो बर्ड्स को हम कैसे स्टोर करेंगे? बर्ड्स को तो मैं फॉर्मेलिन नहीं रख सकती ना, बर्ड्स के लिए मुझे फिर बड़ा जार चाहिए होगा। तो बर्ड्स को क्या किया जाता है ना, बर्ड्स को सेक्शनिंग किया जाता है, उसके इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल देते हैं और वो इंटरनल ऑर्गन्स की जगह पे हम क्या कर देते हैं? कॉटन की स्टफिंग कर देते हैं, फिर उनको सीव करके हम वैसे के वैसे स्टोर करते हैं। तो दैट इज म्यूजियम। उसके बाद में आता है हमारे पास में द लास्ट वन विच इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को ही हम क्या बोलेंगे? बायोलॉजी।
बायोडाइवर्सिटी का ही जो नेक्स्ट नेम होगा उसे क्या बोल दिया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। वो क्या होगा आपका बायोडाइवर्सिटी पार्क। ना ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क्स होते हैं ना, इसमें क्या किया जाता है, एक बैरन लैंड होती है जो लैंड के ऊपर कुछ भी नहीं, लाइक अर्बन एरियाज में जो लैंड होती है ना, उन लैंड पे क्या किया जाता है, उन लैंड पे ना एक सर्टन स्पेस लेके उस सर्टन स्पेस पे ना वेराइटीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, हर एक चीज वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी। उसे हम क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी पार्क। यानी इंटरेक्शन हो जाएगा प्लांट्स और एनिमल्स का यहाँ पे। अब तक हमने देखा था कि बॉटनिकल में सिर्फ प्लांट्स थे, zoological में सिर्फ एनिमल्स थे। यहाँ पे क्या हो जाता है ना, यहाँ पे इंटरैक्शंस कंसेप्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, एक ऐसी स्पेस होगी जहाँ पे आपको प्लांट्स भी देखने को मिलेंगे और जहाँ पे आपको एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। उसे हम बोल देते हैं बायोडाइवर्सिटी। उसे हम क्या बोलेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये जो बायोडाइवर्सिटी पार्क का जो कंसेप्ट था वो बहुत पुराना कंसेप्ट था और सबसे पहला बायोडाइवर्सिटी पार्क जो था वो था आपका लेट उत्तमराव पाटिल। ये कहाँ पे है, तो महाबलेश्वर में है। तो ये सबसे फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी पार्क था आपका। उसके बाद में ये चारों चीजें क्या है, तो ये सब क्या है आपका, दिस इज कॉल्ड एज एन टेक्सोनॉमिकल एड। इसे हम क्या बोलेंगे, टेक्सोनॉमिकल एड्स। तो यहाँ तक समझ में आया, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ चुका है। अगर आपको अगेन कुछ डाउट है तो आप क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे डाउट मेंशन कर दोगे कि मैम हमें ये चीज़ का डाउट है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में कंप्लीट किया। मतलब हमने जो है सिस्टमैटिक्स पढ़ लिया, हमने टेक्सोनॉमिकल एड्स पढ़ लिए। फर्स्ट वन वाज हर्बेरियम, देन बॉटनिकल गार्डन, देन ज़ूलॉजिकल पार्क, देन म्यूजियम एंड देन बायोडाइवर्सिटी पार्क। इसका आप मुझे होमवर्क में करके आने वाले हो, आप मुझे बताने वाले हो कि फर्स्ट बॉटनिकल गार्डन कौन सा है। इवन यू आर गोइंग टू नेम मी सम ज़ूलॉजिकल पार्क्स। कुछ ज़ूलॉजिकल पार्क देखोगे, जैसे हमारे मुंबई का वो ज़ूलॉजिकल पार्क है जहाँ पे हमने पेंगुइन्स देखे हैं, पेंगुइन्स आए हुए। आप मुझे ये भी बताओगे कि वो कौन सा पार्क है। तो ये दो चीज़ों का होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और मैं उसको बताती भी हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने पहले वाला बताया था कि आपका जो मैंने होमवर्क दिया था किसके बारे में, एटीपी के बारे में, तो आपने मुझे कमेंट किया था। वैसे ही यहाँ पे भी मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट्स पढ़ूंगी, तो कमेंट सेक्शन के कमेंट जो है मेरी नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। देन जो लास्ट कंसेप्ट है आपके पूरे चैप्टर का, वो है आपका की। लास्ट कंसेप्ट क्या है, की क्या होती है, व्हाट इज की, चाबी। करेक्ट, की क्या होगी, चाबी होगी। चाबी का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने अब सबने खतरों के खिलाड़ी देखा होगा, राइट। खतरों के खिलाड़ी में हम देखते हैं ना, वो रोहित शेट्टी सर जो है उन्हें पानी में भेज देते हैं, या ऐसे कोई स्पेस देंगे जिनमें ताला लगा होता है, बहुत सारी चाबी दे देते हैं। फिर वो लोग चेक करते हैं कि कौन सी चाबी फिट हो रही है। जिस चाबी फिट हो जाएगी ताला खुल जाएगा। तो ये भी वैसे ही होता है, ये भी कैसा होगा, वैसे ही सेम कंसेप्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि मतलब क्या, अब ये मेरे पास में बहुत सारे कैरेक्टर है, ठीक है। हम यहाँ पे कैरेक्टर, हम यहाँ पे ताला चाबी की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स की बात करें। तो ये जो टेक्सोनॉमिकल एड्स है, ये जो टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स है, वो मेरे पास में न्यूमरस नंबर पे। तो ये जो न्यूमरस नंबर पे होते हैं ना, मुझे इनमें क्या करना होगा, सिलेक्शन करना होगा। जो बेस्ट होगा उसे फिट करेंगे, उसे सिलेक्ट करेंगे, और जो बेस्ट नहीं होगा उसे हम क्या करते हैं, एक्सक्लूड आउट करते हैं। तो ये रोल होता है आपका की का। तो की इज अ मेजर रोल, की का जो है मेजर रोल होता है आपके इस पूरे टेक्सोनॉमी में। अदरवाइज क्या हो जाता है, हम सारी चीज़ों को भर देंगे, बट ये चीज़ नहीं होगी। चीज़ की क्या करता है, चीज़ पसंद आई है, चीज़ वाइडली एक्सेप्टेड है, तो ही उसे हम रखेंगे। चीज़ इन द सेंस कंसेप्ट अगर एक्सेप्टेड है तो ही हम क्या करेंगे, उसमें सिस्टम में फिट करेंगे। अगर वो एक्सेप्टेड नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे। जैसे आप सबको अगर बोला जाए कि आपको टेक्स्ट बुक में टॉपिक्स को एक्सक्लूड करना है, ठीक है। अगर मैंने बोला कि आपकी पूरी टेक्स्ट बुक में इतने चैप्टर्स हैं, आपको क्या करना है, आपको देखना है कि आपको कौन से चैप्टर आते हैं। तो आप क्या करोगे, जो आते होंगे अच्छे से उन्हें एक सेक्शन में रखोगे, जो नहीं आते उन्हें आप ये कर दोगे कि मेरे पास अगर टाइम रहा तो पढ़ेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। करेक्ट। तो यही होता है आपका की भी। यहाँ पे की क्या होगा, तो की इज एन इम्पॉर्टेंट टेक्सोनॉमिकल एड, जहाँ पे हमें पता चलता है कि विच इज एक्सेप्टेड एंड विच इज रिजेक्टेड। इज इट क्लियर? सो आई होप आपको ये पूरा चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यू आर क्लियर विद ऑल योर कंसेप्ट। एंड अगर आपने क्लियर हो चुका है और आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हो तो वीडियो को एक तो पहले लाइक कर दो। सेकेंड थिंग क्या करोगे, कमेंट सेक्शन में मुझे क्रिस्टल क्लियर लिख के दे दोगे या क्लियर लिख दोगे, ठीक है। सो आई विल गेट कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। और अगर आपको कोई डाउट है तो यूट्यूब में बता दो, या फिर टेलीग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे ग्रुप में आप मुझे मैसेज कर सकते हो कि मैम हमें ये कंसेप्ट नहीं समझा है, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो भी क्लियर करवा दूंगी। और अगर कुछ और डिफिकल्टी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। ओके, सो वी हैड कंप्लीटेड विद आवर फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे आज ही मिल जाएगी। जैसे ही आपके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड हो जाएगा वैसे ही टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो वीडियो पूरा देखोगे, उसके बाद में क्या करोगे, टेलीग्राम पे जाके
पीडीएफ देखोगे, ओके, और पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लोगे। और अगर कोई भी डाउट है आपको तो आप मुझे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हो। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर। इन माय नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर, बट इन केस इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट तो हम वो चैप्टर को ये चैप्टर को हम फिर से थोड़ा सा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या आपके कुछ क्वेश्चंस है तो उसे जो है हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर देंगे, ओके। सो ऑल द बेस्ट, पढ़ो थोड़ी से। सो नेक्स्ट लेक्चर तक जो है आप इसकी पढ़ाई कर लो। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सेकंड चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच ईच एंड एवरीवन।